प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हम सब लेसन प्लान यानी कि पाठ्य योजना के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि सर्वविदित है, लेसन प्लान टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक महत्वपूर्ण ही नहीं अपितु अभिन्न अंग है। बिना अच्छी पाठ्य योजना के हम लर्निंग आउटकम्स को मैक्सिमम नहीं कर सकते हैं, लर्निंग इन्हेंसमेंट नहीं कर सकते हैं। तो लर्निंग आउटकम्स को मेंटेन करने के लिए, लर्निंग इन्हेंसमेंट के लिए और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव अर्थात प्रभावशाली बनाने के लिए पाठ्य योजना का ज्ञान आप में होना अति महत्वपूर्ण है। अर्थात पाठ्य योजना कैसी बनाई जाए, एलिमेंट्री लेवल के विद्यार्थियों के लिए पाठ्य योजना में किन किन एलिमेंट्स का होना आवश्यक है, इन सब के बारे में मैं आज आप सबको जानकारी दूंगा। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि सर्वविदित है, टीचिंग के 3 फेज अर्थात 3 चरण होते हैं। पहला फेज है प्रीएक्टिव फेज अर्थात जिसको हम प्लानिंग सेशन कहते हैं। दूसरा फेज है इंटरेक्टिव फेज जिसको हम इम्प्लीमेंटेशन सेशन कह सकते हैं। और जो तीसरा फेज है वह है पोस्ट एक्टिव फेज अर्थात हम उसको फीडबैक सेशन कह सकते हैं। जो टीचिंग का पहला फेज अर्थात प्री एक्टिव फेज है उसी के अंतर्गत लेसन प्लान आता है। अर्थात हम प्री एक्टिव फेज जिसको समझने के लिए प्लानिंग सेशन कह सकते हैं, अर्थात टीचर जब क्लासरूम में एंट्री करता है तो एंट्री करने से पहले जो कुछ भी कार्य करता है उसको हम प्रीएक्टिव फेज में रखते हैं। आप जानते हैं योजना हमेशा जो है फ्यूचर के लिए बनती है और योजना कोई भी होती है उसको बिफोर बनाना पड़ता है। इस प्रकार जब हम टीचिंग शुरू करते हैं, क्लासरूम में एंट्री करते हैं, तो क्लासरूम में जाने से पहले जो कुछ भी कार्य करते हैं, चाहे वो टीचिंग के उद्देश्यों का निर्धारण करना हो, चाहे लर्निंग आउटकम सेट करना हो, चाहे वह लर्निंग का टीचिंग का फार्मुलेशन करना हो या पाठ्य योजना या लेसन प्लान बनाना हो, सब वह प्रीएक्टिव फेज अर्थात प्लानिंग सेशन के अंग हैं। तो इस प्रकार जो टीचिंग के फेज हैं उसमें प्रथम फेज पर पाठ्य योजना आती है। तो मैं आप सबको पाठ्य योजना के बारे में आज विस्तृत रूप से चर्चा करूंगा कि कैसे एक कंक्रीट पाठ्य योजना का निर्माण किया जाए, अच्छी पाठ्य योजना का निर्माण किया जाए जो इफेक्टिव हो, प्रभावशाली। ये रही प्यारे विद्यार्थियों लेसन प्लान के बारे में सामान्य जानकारी। आगे हम लेसन प्लान के फॉर्मेट के बारे में कि एक इफेक्टिव कंक्रीट और प्रभावशाली लेसन प्लान कैसे बनाया जाए, इस पर अब हम लोग चर्चा करेंगे। वैसे प्यारे विद्यार्थियों, कई विद्वानों ने, कई संस्थाओं ने काफ़ी विचार विमर्श के बाद लेसन प्लान का अपना अपना नमूना या मॉडल पेश किया है, जिसमें रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मैसूर द्वारा प्रस्तुत किया गया लेसन प्लान का मॉडल काफ़ी फेमस है। ब्लूम का भी मॉडल है। तो इस प्रकार RCEM मॉडल रहा और तमाम मॉडल हैं। तो हो सकता है हर संस्थान या हर विद्वानों के मॉडल में कोई ना कोई भिन्नता हो, लेकिन यहाँ पर जो लेसन प्लान मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो फॉर्मेट में प्रस्तुत कर रहा हूँ, जितने भी लेसन प्लान के नमूने हैं या मॉडल हैं, सबको अध्ययन करके, सबका रेफरेंस लेने के बाद जो सबसे इजी हो सके, आपके लिए आसान हो सके, उसी को मैं यहाँ प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो पाठ्य योजना बनाते समय सबसे पहले हम इसके फॉर्मेट में जो हमारी पाठ्य योजना की कॉपी होती है उसमें प्लान की संख्या हम इंगित कर देते हैं।
जैसे लेसन प्लान नंबर 1, लेसन प्लान नंबर 2, लेसन प्लान नंबर 3, इसका जो है कोड करना ज़रूरी होता है। इससे ये पता चलता है कि यह कौन सा प्लान है, तो इसको हम लोग जो है ज़रूर इसका वो करते हैं। उसको प्रस्तुत करने के बाद आगे हम प्रयास करते हैं कि लेसन प्लान हम किस विद्यालय में हमारी टीचिंग प्रैक्टिस लगी है, तो हम विद्यालय का नाम सबसे ऊपर प्रस्तुत करते हैं, अर्थात विद्यालय के नाम जिस विद्यालय में हम टीचिंग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं उस विद्यालय का नाम लिख देते हैं, क्योंकि प्लान में यह आसानी होता है, कोई भी ऑब्जर्वर, कोई भी हायर अथॉरिटी आपके टीचिंग के दौरान इंस्पेक्शन या ऑब्जर्वेशन करती है तो तत्काल उसे पता चल जाता है कि इस विद्यालय का यह क्लासरूम है, यह सेक्शन है, ये डेट है, यह पीरियड है और ये सब्जेक्ट का ये टॉपिक पढ़ाया जा रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लेसन प्लान का जो प्रारंभिक पार्ट होता है या प्रारंभिक भाग होता है उसको जो है हम परिचय कह सकते हैं। अर्थात लेसन प्लान बनाते समय हम सबसे पहले जो ऊपर का पार्ट होता है उसमें पूरा हम परिचय देते हैं। इस परिचय के माध्यम से हम यह बताने का प्रयास करते हैं कि सबसे पहले विद्यालय का नाम लिख देते हैं, क्योंकि हमारे पास एक फाइल या लेसन प्लान की बुकलेट होती है, कॉपी होती है, तो जिसके चलते हम जो है बार बार छात्र अध्यापक का नाम लिखना उचित नहीं लगता है। तो इसलिए विद्यालय का नाम, उसके बाद किस डेट में प्लान बनाया जा रहा है, जैसा कि मैंने प्रीवियस टाइम में कह चुका हूँ कि प्लान हमेशा फ्यूचर के लिए बनता है। यह क्लासरूम के प्रिएक्टिव पोर्शन का भाग है, तो इसलिए प्लान हम जब पहले बनाते हैं तो उसमें हम किस डेट को पढ़ाना है डेट मेंशन कर देते हैं। उसके बाद विद्यालय का कौन सा क्लास है, मान लीजिए आप एलिमेंट्री में हो तो क्लास 7, 5th, 3 जो भी क्लास हो उस क्लास का नाम हम इंगित कर देते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये भी ध्यान देना, जो फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी होते हैं वो खासकर प्राइमरी में ही पढ़ाते हैं और सेकेंड ईयर के मिडिल में भी, तो हमने सबको ध्यान में रखकर इस लेसन प्लान का फॉर्मेट डेवलप किया है। तो इसलिए क्लास हमने 7th लिख दिया। आप जिस भी क्लास में पढ़ाओगे 1, 2, 3, 4 जो भी आप वहाँ लिख दोगे। क्लास लिखने के बाद यदि वहाँ पर सेक्शन है तो आप वहाँ लिख दोगे ABCD जो भी सेक्शन होगा। सेक्शन लिखने के बाद यह होना चाहिए कि आप कौन सा कालांश या किस पीरियड में पढ़ा रहे हो। तो ऐसे में पीरियड फर्स्ट होगा तो फर्स्ट, थर्ड होगा तो थर्ड, फोर्थ होगा तो फोर्थ, फिफ्थ होगा तो फिफ्थ, जो भी XYZ पीरियड होगा यहाँ मेंशन कर देंगे। आप ये जानते हो जो पीरियड होता है वो टाइम में डिवाइड होता है, उसका एक निश्चित ड्यूरेशन होता है, तो 60 मिनट 40 मिनट जितने देर का आपका पीरियड होगा आप वो मेंशन कर दोगे। उसके बाद आपका जो विषय होगा, आप सब्जेक्ट क्या पढ़ा रहे हो तो आप उस सब्जेक्ट को मेंशन करोगे। जैसे हमने यहाँ दिखाया है एग्जाम्पल के तौर पे विषय सामाजिक विज्ञान, उप विषय, क्योंकि बेटा सामाजिक विज्ञान में कई विषय आती हैं तो वहाँ पर हमने उप विषय भूगोल दिखाया है। और प्रकरण हमने ज्वालामुखी भूगोल का, जो कि एक प्रकरण है, एक टॉपिक है। यदि आप ऊंची क्लास को पढ़ा रहे हो तो विषय भूगोल हो सकता है और प्रकरण ज्वालामुखी हो सकता है। लेकिन सामाजिक विज्ञान था तो हमने व्यापक इस पे चर्चा किया, विचार किया, तो जिसके बाद हमने सोचा कि विषय सामाजिक विज्ञान होगा, उप विषय भूगोल होगा और जो टॉपिक या प्रकरण होगा
जो था ज्वालामुखी हमने यहाँ मेंशन कर दिया। फिर बेटा जब आप लोग क्लासरूम में पढ़ाने जाते हो तो पढ़ाने के दौरान किसी न किसी विधि का प्रयोग करते हो। तो यहाँ पर जिस भी शिक्षण विधि का प्रयोग करोगे अपने कंटेंट टॉपिक के अकॉर्डिंग जो शिक्षण विधि सूटेबल होगी, जिस शिक्षण विधि के अनुसार आप जिस टॉपिक को अच्छी तरह पढ़ा सकते हो उस शिक्षण विधि का आपको यहाँ मेंशन करना होगा। जैसे यदि प्रदर्शन विधि से ज्वालामुखी अच्छी तरह से पढ़ा सकते हो तो प्रदर्शन विधि, खेल विधि है तो आप खेल विधि मेंशन करोगे, लेक्चर विधि से आप पढ़ा रहे हो तो यहाँ पे लेक्चर मेथड आप प्रयोग करोगे। तो इन सब के बाद आपको लेसन प्लान के इस परिचय फॉर्मेट में आपको शिक्षण विधि का उल्लेख करना होगा। शिक्षण विधि का उल्लेख करने के बाद आगे आपको शिक्षण सहायक सामग्री, जिसको आप लोग बार बार प्रयोग करते हो, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल कौन सा प्रयोग कर रहे हो उसका आप यहाँ पे जिक्र करोगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर टीचिंग लर्निंग मटेरियल मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक जनरल होता है, दूसरा स्पेसिफिक। जो जनरल होता है अर्थात वह टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो हर सब्जेक्ट जिसके माध्यम से पढ़ाया जा सके, जिसका क्लासरूम में होना अति आवश्यक है, अर्थात जो सामान्य चीज़ें होती हैं। तो कहीं किसी भी क्लासरूम में जो हर सब्जेक्ट में काम आता है वो चाक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, पॉइंटर, तो ये सब बेटा रहे आपके शिक्षण सहायक सामग्री, अर्थात जो टीएलएम का प्रकार है उसमें सामान्य में चौक, डस्टर ये सब आ जाएंगे। अगला होगा स्पेसिफिक टीएलएम, जिसको कहते हैं विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री। जो विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री होगी वह आपके कंटेंट के अकॉर्डिंग होगी, अर्थात जो टॉपिक पढ़ा रहे हो उस टॉपिक को किस टीचिंग लर्निंग मटेरियल के सहारे अच्छी तरह से पढ़ाया जा सकता है उसका यहाँ पर आप जिक्र करोगे। जैसे मान लीजिए आप ज्वालामुखी पढ़ा रहे हो तो आपको दिखाना है ज्वालामुखी के सक्रिय, ज्वालामुखी के कौन कौन से क्षेत्र हैं, कहाँ पर इसका उद्गार ज़्यादा होता है, तो आप ग्लोब के माध्यम से अच्छी तरह पढ़ा सकते हो। आप मैप से भी दिखा सकते हो ज्वालामुखी का कैसे उद्गार होता है, उसको आप चार्ट पर बना सकते हो। तो स्पेसिफिक टॉपिक को पढ़ाने के लिए, अर्थात टॉपिक को पढ़ाने के लिए जिस स्पेसिफिक टीचिंग लर्निंग मटेरियल की ज़रूरत होती है उसको हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो आपको जो भी बेहतर लगे, चाहे वो चार्ट, ग्लोब, मैप, फ्लैश कार्ड, जो ये स्पेसिफिक टीएलएम है उनका यहाँ पर आप प्रयोग करोगे। तो ये रहे बेटा लेसन प्लान फॉर्मेट के सामान्य परिचय। अब आगे अगला जो हमारा कंटेंट है वह जो एलिमेंट है वह है सामान्य उद्देश्य। लेसन प्लान में हम दो प्रकार के उद्देश्यों का वर्गीकरण करते हैं, एक होता है सामान्य उद्देश्य, दूसरा होता है विशिष्ट उद्देश्य। आप इस बात का हमेशा ध्यान रखना, जब हम टीचिंग करते हैं तो टीचिंग के दौरान जो विषय हम पढ़ा रहे होते हैं, जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे होते हैं, उस सब्जेक्ट का जो उद्देश्य होता है उसको हम सामान्य उद्देश्य में लिखते हैं, और जिस टॉपिक को हम पढ़ा रहे होते हैं उस टॉपिक को पढ़ाने का जो हम उद्देश्य लिखते हैं उसको हम विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं। तो ये हमेशा याद रखना कि जो विषय पढ़ाने का उद्देश्य होता है वह सामान्य उद्देश्य होता है, अर्थात जो भी विषय हम पढ़ाते हैं उस विषय को पढ़ाने का क्या उद्देश्य है, चाहे वो सामाजिक विज्ञान हो,
या भूगोल हो तो वो सामान्य उद्देश्य होगा। और जो हम टॉपिक पढ़ा रहे होते हैं, जैसे मान लीजिए ज्वालामुखी, तो जो ज्वालामुखी पढ़ाने का उद्देश्य है वह विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत आएगा। आप इस बात को हमेशा ध्यान रखना। सामान्य उद्देश्य हमेशा हम लोग प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं और विशिष्ट उद्देश्य जो होता है उसको हमेशा फ्यूचर टेंस में लिखते हैं। ये बात हमेशा याद रखना, क्योंकि प्लान हमेशा फ्यूचर के लिए बनता है। क्योंकि क्लासरूम में एंटर करने से पहले जो जो प्रीएक्टिव फेज होता है वहाँ पर जो हम प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग सेशन के दौरान जो हम प्लान करते हैं उसके अंतर्गत लेसन प्लान आता है। तो प्लान हम पहले बनाते हैं, तो उद्देश्य हम इसलिए फ्यूचर में लिखते हैं, क्योंकि हम पढ़ाएंगे विद्यार्थी के व्यवहार में कितना वांछित परिवर्तन आएगा, कितना बिहेवियरल चेंज आएगा, यह हमको मालूम नहीं है। लेकिन यह हम उद्देश्य लेकर चलते हैं कि हमारे पढ़ाने से ये परिवर्तन आएगा, ये वो जान सकेंगे, इन चीज़ों को बता सकेंगे, इन चीज़ों की तुलना कर सकेंगे। तो ये सब को ध्यान में रखकर हम फ्यूचर में बनाते हैं। तो यहाँ पर सामान्य उद्देश्य हमेशा ध्यान रखना कि जो विषय पढ़ाने का उद्देश्य है, जैसा कि हमने सामाजिक विज्ञान को ध्यान में रखकर बनाया है, भूगोल को नहीं। तो यहाँ पर विद्यार्थी सामाजिक विज्ञान के प्रति विद्यार्थियों में रुचि उत्पन्न करना, विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों का विकास करना, क्योंकि सामाजिक विज्ञान विषय है, और विद्यार्थियों को सामाजिक विषयों की सामान्य जानकारी देना कि सामाजिक विज्ञान में कौन कौन से विषय हैं, भूगोल में क्या होता है, इतिहास में क्या होता है, नागरिक शास्त्र में क्या होता है। ये सब जो सामान्य जानकारी है ये सब देना जो है सामाजिक विज्ञान पढ़ाने का उद्देश्य है। इसको हमने मेंशन किया। आप खुद सोचिए, इस पे विचार कीजिए कि किसी विषय को पढ़ाने का क्या क्या उद्देश्य हो सकता है। जो प्रमुख उद्देश्य होते हैं उन 4-5 उद्देश्यों को आप यहाँ मेंशन कर सकते हो। उसके बाद आगे आप जब जिस टॉपिक को आपको पढ़ाना है आप उस टॉपिक पे जाओगे, फिर सोचोगे कि इस टॉपिक को पढ़ाने से क्या क्या विद्यार्थी सीख सकेंगे। तो इसमें बेटा विशिष्ट उद्देश्य में स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि ऑब्जेक्टिव नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन, खासकर इन 3 चीज़ों को ज़रूर फॉलो किया जाए एलिमेंट्री लेवल पर। अर्थात जो नॉलेज लेवल होता है उसमें विद्यार्थी को केवल इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल पर विद्यार्थी कंपैरिजन करते हैं, और आगे जो एप्लीकेशन लेवल होता है जो हम पढ़ाते हैं उसको अप्लाई कर लेते हैं ज्ञान को। अर्थात विद्यार्थी पहले ज्ञान को एक्सेप्ट करता है, अडाप्ट करता है, फिर अप्लाई करता है। तो हो सकता है हम ज्वालामुखी पढ़ाएं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन ही ना उसको पता चले, इसलिए फ्यूचर में लिखते हैं। हो सकता है ज्वालामुखी क्या होती है, ज्वालामुखी भूकंप में क्या अंतर है, ज्वालामुखी होती क्या, उसको एनालाइज करके लिख सके। और ऐसा लिख सकता है तो मतलब उसको सही जानकारी है। तो हमें 3 लेवल का ज़रूर ध्यान देना चाहिए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने विशिष्ट उद्देश्य लिखा है कि विद्यार्थी ज्वालामुखी के बारे में जान सकेंगे, ये नॉलेज लेवल का है। अगला है विद्यार्थी ज्वालामुखी और भूकंप को समझ सकेंगे, क्योंकि अधिकतर आता है कि जहाँ ज्वालामुखी आती है वहाँ भूकंप भी आता है, या दोनों जो है एक प्राकृतिक बड़ी आपदाएँ हैं। तो विद्यार्थी दोनों का जो है नाम सुनते रहते हैं, तुलना कर सकें उसमें क्या अंतर है, इसमें क्या अंतर है। और जब हम थोड़ा और गहराई जाएंगे पहले इन्फॉर्मेशन देने के बाद, तो अंडरस्टैंडिंग लेवल का हो जाएगा। अगला है विद्यार्थी ज्वालामुखी उद्गार से होने वाले नफ़ा नुकसान या लाभ हानि को अपने शब्दों में लिख सकेंगे। हम और गहराई से पढ़ाएंगे तो विद्यार्थी ये भी जान सकेंगे नुकसान क्या होता है, उसमें से कौन कौन से तत्व निकलते हैं जिसका लाभ भी होता है, तो जान सकेंगे। तो ये जो है हमारे टीचिंग के लेवल पर निर्भर करता है कि हम किस लेवल तक ले जा सकते हैं। तो ये रहा बेटा सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। लेकिन ये हमेशा याद रखना कि विशिष्ट उद्देश्य जो है ये टॉपिक ओरिएंटेड होता है और सामान्य उद्देश्य सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। अर्थात सब्जेक्ट पढ़ाने का जो उद्देश्य होता है वो सामान्य उद्देश्य में लिखा जाता है,
और टॉपिक पढ़ाने का जो उद्देश्य होता है विशिष्ट उद्देश्य में लिखा जाता है। तो ये रहा फॉर्मेट बेटा। हम अब आगे चलते हैं। अगला है पूर्व ज्ञान। जो भी हम विषय पढ़ा रहे होते हैं, टीचर को प्रीवियस ज्ञान होता है कि विद्यार्थी कितना जानते हैं, विद्यार्थी का लर्निंग लेवल क्या है। तो उसी के आधार पर हम यहाँ पर लिखते हैं पूर्व ज्ञान में कि विद्यार्थी अधिकतर कागज़ तो होते नहीं हैं, वो नाम सुने होते हैं जो टॉपिक पढ़ाते हैं, या थोड़ा बहुत जानकारी ज़रूर रखते हैं। तो ऐसे में हम यहाँ लिख सकते हैं कि विद्यार्थी ज्वालामुखी के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं या थोड़ा बहुत जानते हैं। जैसा हम सुटेबल समझें, प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग के आधार पर हम यहाँ लिख सकते हैं, इसका मेंशन कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों वह समय होता है जब प्लान के साथ टीचर क्लासरूम में इंटर करता है। तो क्लासरूम में इंटर करते ही यदि हम डायरेक्ट पढ़ाना शुरू कर दें तो कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो अटेंशन में नहीं आएंगे, उनका हमारे कंटेंट पे उनका ध्यान नहीं आएगा, वो अनुशासन में नहीं आ पाएंगे। तो उनको कैसे टॉपिक की तरफ मोड़ा जाए, पढ़ाई के प्रति रुचि कैसे जागृत किया जाए, जो हमारा शिक्षण सूत्र है उन सूत्रों के अकॉर्डिंग, उन सिद्धांतों के अकॉर्डिंग हम यहाँ प्रस्तावना प्रश्न का प्रयोग करते हैं। तो प्रस्तावना प्रश्न में हम सबको 2-4 ऐसे क्वेश्चन पूछना चाहिए जिस क्वेश्चन को विद्यार्थी जब उत्तर देंगे तो वो टेंशन में आ जाएंगे और उनका ध्यान उस टॉपिक की तरफ जाएगा, उनका ब्रेन स्टॉर्म होगा। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग के फलस्वरूप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के पार्ट बन जाएंगे, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वो पूरी तरह से शामिल हो जाएंगे, लिप्त हो जाएंगे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में। तो ऐसे में 4-5 क्वेश्चन हमको पूछना चाहिए और क्वेश्चन आसान होना चाहिए, दैनिक जीवन से संबंधित होना चाहिए, जिसका विद्यार्थी सरल से कठिन की ओर धीरे धीरे हमको क्वेश्चन को ले चलना चाहिए। और क्वेश्चन को लास्ट में ऐसे इसका फार्मूलेशन करना चाहिए कि विद्यार्थी उत्तर बताते बताते जिस टॉपिक को आपको पढ़ाना है वो टॉपिक पे खुद पहुंच जाएं। यदि ऐसा होता है तो माना जाएगा कि आपका इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छा है, ये माना जाएगा। तो ऐसे में जो हमारा इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन है यहाँ पर हमने दिखाया है कि मान लीजिए ज्वालामुखी के बारे में हमको पढ़ाना है, तो हम विद्यार्थियों से सामान्य क्वेश्चन कर सकते हैं कि प्यारे बच्चों, हमारे देश के मुख्य त्यौहार या प्रमुख त्यौहार कौन कौन से हैं। तो जाहिर तौर पर विद्यार्थी होली, दिवाली, ईद, इन सब त्योहारों का नाम बताएंगे। क्लास में मान लीजिए 20 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, तो ये उत्तर आएगा आपको। फिर मान लीजिए उसमें दिवाली नाम किसी विद्यार्थी ने उत्तर दिया, ज़रूर जाहिर देंगे क्योंकि ये सामान्य क्वेश्चन है, उनके पर्यावरण से संबंधित है, उनकी परिवेश से संबंधित है। तो आगे आपको पूछना है कि दिवाली त्यौहार पर हम सब क्या क्या करते हैं। तो विद्यार्थी बताएंगे पूजा करते हैं, सफाई करते हैं और काम करते हैं। तो आप और पूछ सकते हो और क्या करते हैं। यदि कोई विद्यार्थी कहता है, जो संभावित उत्तर देंगे कि उसमें पटाखे भी दगाया जाता है, खेलते भी हैं हम लोग, तो यदि ऐसा आता तो आप आगे पूछ सकते हो कि पटाखों से क्या क्या निकलता है। तो विद्यार्थी बताएंगे कि जब हम लोग पटाखे दगाते हैं तो धुआं, आग, राख, आवाज़, चिंगारी ये सब निकलती है। फिर हम आगे कह सकते हैं जब ये राख, धुआं, आवाज़, चिंगारी धरती से निकलने लगे तो उसे हम क्या कहेंगे। यदि विद्यार्थी कोई उत्तर दे देता है, दिमाग लगा के ब्रेनस्टॉर्म करें कि ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन होंगे ये कि ज्वालामुखी, तो हम ब्लैक बोर्ड पर उस टॉपिक का नाम लिख देंगे
और हमारा ये उद्देश्य कथन हो जाएगा कि आज हम लोग ज्वालामुखी के बारे में अध्ययन करेंगे या पढ़ेंगे। लेकिन यदि उत्तर नहीं बता पाता है लास्ट का, तो टीचर का ये कर्तव्य है कि खुद बताए कि इसको बेटा हम लोग ज्वालामुखी कहेंगे, तभी समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर समस्यात्मक प्रश्न जब ये हो जाएगा तो खुद बता देंगे, बता देते हैं तो हम खुद उस टॉपिक पर आ जाएंगे। फिर हम उद्देश्य कथन में लिखेंगे इस टॉपिक का नाम कि आज हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर अगला पार्ट है प्रस्तुतिकरण। उद्देश्य कथन हो गया, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों ध्यान देना, आप में प्रस्तावना प्रश्न निकाल लें कि जितनी अच्छी आप में कला होगी आप उतनी अच्छी अपने टीचिंग को रुचिकर बना सकते हो। तो ये रही बातें प्रस्तावना प्रश्न और उद्देश्य कथन की। फिर हम अपना प्रस्तुतिकरण करेंगे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण अगला फॉर्मेट में हमारा वो है, तो इसमें हम 3 भाग में इसको डिवाइड कर सकते हैं। शिक्षण बिंदु, अर्थात जिस पॉइंट को हमको पढ़ाना है हम यहाँ पॉइंट लिख सकते हैं। यहाँ पे टीचर जो भी क्रिया करेगा, पढ़ाएगा, इंट्रोडक्शन देगा, क्वेश्चन करेगा, उसको हम यहाँ मेंशन करेंगे। और इधर जो छात्र संभावित क्रियाएं करेंगे उनका हम वर्णन करेंगे। जैसे मान लीजिए शिक्षण बिंदु में है प्रस्तावना, प्रस्तावना में खासकर ज्वालामुखी की प्रस्तावना हम देंगे। तो छात्र अध्यापक जो होगा वो ज्वालामुखी के बारे में यहाँ प्रेजेंटेशन देगा, और यहाँ छात्र क्रिया यही होगी कि संभावित रूप से यहाँ पर छात्र अटेंशन से सुनेंगे, तो हम ये लिख सकते हैं। फिर आगे हम इसको पढ़ाते पढ़ाते निश्चित तौर पर जब पढ़ाएंगे थोड़ा देर क्लास में इंटरेक्शन होता है। क्लासरूम हमेशा 2 वे प्रोसेस में होता है। जितना अच्छा इंटरेक्शन होगा उतनी अच्छी टीचिंग होगी। तो कहीं ना कहीं पढ़ाने के दौरान हम लोग इंटरेक्ट करते रहते हैं। तो पढ़ाते के दौरान हमने बताया ज्वालामुखी होती क्या है, कैसे होती है, पृथ्वी विज्ञान इसको क्या कहता है, भूगर्भ शास्त्र क्या कहता है, और पर्यावरण विज्ञान इसे क्या कहता है। जैसे हमने दिखाया कि पर्यावरण विज्ञान इसको जो है डिजास्टर मानता है, तो हम यहाँ पे पूछ सकते हैं प्रश्न कि ज्वालामुखी को पर्यावरण विज्ञान क्या मानता है। ये शिक्षक टीचर एक्टिविटी हो गया। तो विद्यार्थी यहाँ पे संभावित उत्तर देंगे, क्योंकि आपने यहाँ प्रीवियस टाइम में इंट्रोडक्शन में पढ़ा चुके हो। फिर उसके बाद पढ़ाने के दौरान हम फिर आगे जो जो हमारी एक्टिविटी होंगी शिक्षण बिंदु में हम लिखेंगे कि हमने आगे बताया कि ज्वालामुखी के कितने प्रकार होते हैं। तो हमने मेंशन कर दिया यहाँ पे जितने प्रकार हैं, विद्यार्थी सुनेंगे। फिर आगे हम यहाँ प्रश्न कर सकते हैं कि ज्वालामुखी के कितने प्रकार हैं। यहाँ क्वेश्चन हम कर सकते हैं ज्वालामुखी कितने प्रकार हैं, विद्यार्थी यहाँ संभावित उत्तर देंगे। इस प्रकार ये चलता रहेगा। हम यदि चाहे तो यहाँ पे अलग से ब्लैक बोर्ड वर्क मेंशन कर सकते हैं कि पढ़ाने के दौरान ब्लैक बोर्ड वर्क भी करेंगे। यदि आपको स्पेस कम लगे तो आप अलग से भी श्याम पट्टकार दिखा सकते हो कि हम लोग जो है श्याम पट्ट पे क्या क्या टीचर क्या करेगा। जैसे तीनों ज्वालामुखी जो हैं उनका मान लीजिए नाम यहाँ लिख देता है टीचर। सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी, या उनको दिखा सकता है। तो ये सब जो है यहाँ पे ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी को भी हम मेंशन कर सकते हैं। फिर आगे होगा रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चन, जिसको पुनरावृत्त प्रश्न कहते हैं। पुनरावृत्त प्रश्न में शिक्षक क्या करता है, वह जो कुछ भी पढ़ाया होता है उसका जो है वो दोबारा से जो है उसको चाहता है कि कैसे हम जो है विद्यार्थी को पूछें, या इसके बाद जो है हम फीडबैक क्वेश्चन भी लिख सकते हैं लास्ट में, लेकिन फीडबैक क्वेश्चन होता है। तो पढ़ाने के दौरान ही रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चन भी कर सकते हैं, जैसे ज्वालामुखी से आप क्या समझते हो, कितने प्रकार की होती हैं, प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, ये हम मेंशन कर सकते हैं।
इसके अलावा भी यदि पुनरावृत्ति के बाद भी आपको समय है तो आप जो है प्रतिपुष्टि प्रश्न या फीडबैक क्वेश्चन का भी यहाँ मेंशन कर सकते हो। और सबसे लास्ट में लेसन प्लान में होता है होम असाइनमेंट। प्यारे विद्यार्थियों, इसको ध्यान देना। पहले हम लोग यहाँ होमवर्क लिखते थे, अब इसको होम असाइनमेंट, जैसा कि NCERT के विद्वानों का सुझाव है, उनका यही सुझाव है कि इसको यदि हम लोग होम असाइनमेंट लिखें, गृह कार्य, तो अच्छा होगा। और होमवर्क शब्द सही नहीं है, क्योंकि वर्क एक प्रकार का बर्डन हो जाता है। जैसे पहले हम लोग क्या करते थे, टीचर कि बच्चों को दे देते थे कि आप जो है क्लासरूम में HW होमवर्क लिखकर, और डायरेक्ट हम लोग लिख देते थे कि टीचर डायरेक्ट लिख देता था कि हम जो होमवर्क दे रहे हैं, जैसे कि लेसन नंबर 1, 2 इसको लिख कर लाना है। ये बर्डन क्रिएट करता था, क्रिएटिविटी नहीं लाता था। आज हम लोग कंस्ट्रक्टिव अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं। ऐसे में होमवर्क जो होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जिसमें विद्यार्थी कुछ सीखे। तो हम दे सकते हैं ऐसा होम असाइनमेंट, जैसे हम अपने माता पिता से पेड़ पौधों के अपने माता पिता से पूछकर ज्वालामुखी के बारे में लिख कर लाइए, या ज्वालामुखी के नुकसान क्या है उसको लिख कर लाइए। तो होम असाइनमेंट क्रिएटिव देना चाहिए। यदि हम पर्यावरण के बारे में पढ़ा रहे हैं, दे सकते हैं कि आसपास के जितने भी आपके घर के पेड़ पौधे हैं उनका नाम अपने गार्जियन से पूछकर या खुद लिख कर लाइए, तो खुद करके सीखेगा। तो होम असाइनमेंट लर्निंग विदाउट बर्डन कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए बहुत इजी देना चाहिए, और जिसमें विद्यार्थी कुछ वर्किंग रहे, कुछ सीख सके, जिससे क्रिएटिविटी उत्पन्न कर सके। तो ये रहा आपका होम असाइनमेंट। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से लेसन प्लान को कैसे बनाया जाए, लेसन प्लान को कैसे डेवलप किया जाए, इसके बारे में मैंने आपको बताने का प्रयास किया। यदि आपको फिर भी इसके बाद भी कहीं भी लेसन प्लान में कोई समझ नहीं आती है कहीं भी, या कोई गलतफहमियाँ होती हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या कभी भी हमसे आप पूछ सकते हो। आपको मैं दोबारा बताने का प्रयास करूँगा। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप इस लेसन प्लान टॉपिक के माध्यम से आप अच्छा लेसन प्लान बनाना सीखोगे, और जब आप टीचिंग प्रैक्टिस पर जाओगे, टीचिंग प्रैक्टिस करोगे, तो वहाँ पर जो है अपने कार्यों का बेहतर प्रदर्शन करोगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं इस क्लास को, इस सेशन को यहाँ पे क्लोज करता हूँ। थैंक यू सो मच।